जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 7th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.7 और आज जो है एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ना है और उससे रिलेटेड उसका डेरिवेशन देखना है। डेफिनेशन और डेरिवेशन क्या है समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन को समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से एग्जाम में आएगा और उसे आप किस तरीके से करेंगे। देखो, ये जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम आपको पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को, वो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते तो हमें उसका क्या मिल जाता है, मोमेंटम। हमें उसका क्या मिल जाता है, मोमेंटम। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? देखो, लीनियर मोमेंटम दो तरीके के मोमेंटम है। एक ये लीनियर मोमेंटम p और एक इसका भैया रोटेशनल मोशन में मिलेगा एंगुलर मोमेंटम, वो होता है l। वो क्या होता है, l। और लीनियर मोशन में मास और रोटेशन मोशन में उसकी क्या आता है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोटेशन मोशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे आई क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें आता है v वेलोसिटी। तो अब रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन की बात करें तो उसमें भी वेलोसिटी आएगी, लेकिन उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। ये तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम। अगर बोला मोमेंटम तो आपको समझना है लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। सिर्फ मोमेंटम बोला तो आपको समझना है लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम की जब बात होगी तो पूरा बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और सिर्फ मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 किलोग्राम और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम आ गया 10। यूनिट की अगर बात करें तो मास है तो ये हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं। जब इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं तो ना इसकी वेलोसिटी कम होगी ना ज्यादा होगी, तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब मान लो चलते चलते इस पे लग जाए कोई फोर्स, तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या कर सकता है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो इसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा होती है। मास से तो कोई मतलब नहीं, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। भाई आप उसमें फोर्स लगाओ मत लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ना है, मास उतना ही रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। अब देखो क्या होता है, एक वर्ड बताता है सिस्टम सिस्टम सिस्टम, क्या है ये सिस्टम, किसे बोले पड़े ये सिस्टम। तो देखो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट समझना। हम किसी चीज को भी सिस्टम बोल सकते हैं, किसी भी चीज को हम सिस्टम। अब सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। सिस्टम में जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, फिजिक्स में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। अब किसी ने कहा कि भाई एक छोटा सा पत्थर दिखाया, कहा भाई इस छोटे से पत्थर, इस कंकड़ या इसको पेबल बोल लो, कंकड़ को पेबल ही बोलते हैं, तो बोले इसे क्या हम सिस्टम बोल सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ साहब बोल सकते हैं सिस्टम। कैसे बोल सकते हैं, ये तो अकेला है, एक पत्थर एक कंकड़ है छोटा सा। तो हम कहेंगे भाई इसमें भी तो बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एटम, तो बहुत सारे एटम से मिलकर तो बना है, कोई जितनी भी चीज बनी हर चीज एटम से बनी, तो वो भी एक सिस्टम हो गया। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा कंकड़ लिया, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ऐसे समझ लो, एटम नहीं समझ रहे हो, तब जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। आप कोई एटम दिखा दे, कह भाई हम तुम्हें एटम बोल रहे, बोले एटम को सिस्टम बोल सकते, हम कहेंगे हाँ भी एटम को सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि एटम भी न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से बना है, इस तरह। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक छोटा सा कोई पार्टिकल भी ले लेते हैं, जैसे हमने बोला कोई छोटा सा कंकड़ ले लिया, पत्थर ले, तो उसे भी सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तो थी डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करने के लिए आता है, और दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो वो कहते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करो न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके, मतलब उनमें भी उनकी चॉइस है, बात समझ रहे हो, उसमें भी मतलब ये एक डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप प्रूव करोगे दो अलग अलग स्टाइल से। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, वो ये कहेंगे भाई इसको प्रूव करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करो न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके। दूसरा बोल सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करके इसे प्रूव करो। तो जिस तरीके से आपसे बोला जाए कि न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके प्रूव करना है तो उसको यूज करके प्रूव करेंगे, थर्ड लॉ को यूज करके प्रूव करना है तो उसको हम यूज करके प्रूव करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? तो अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब हमने ये माना कि एक सिस्टम है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना, एक सिस्टम है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। अब जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है तो उनका n मतलब एक से ज्यादा है, कितने हमें पता नहीं है, एक से ज्यादा है। अब एक का मास है m1, एक का m2, एक का m3, m4, ठीक है, और एक की वेलोसिटी है v1, एक की v2, एक की v3, एक की v4 अप टू vn, इस तरीके से। तो जो टोटल मोमेंटम होगा, बात समझ, तो जो टोटल मोमेंटम होगा एक पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। दूसरे का मोमेंटम कितना हो गया, दूसरे का मास और दूसरे की वेलोसिटी, बस समझे। ऐसे तीसरे का मोमेंटम कितना होगा, तीसरे का मास, तीसरे की वेलोसिटी। देखो जैसे हमने मास अलग लिया है, हो सकता है सबका मास बराबर हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बराबर है तो देखो होता है जैसे हमने कहा टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2, हमने कहा दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, तो हमने ये तो बोला ही नहीं कि इनका मास बराबर है। कोई कंडीशन अगर आगे आई या कुछ दे रखा तो ये भी हो सकता है वो बोले कि उनका मास बराबर है। तो m1 m2 बोलने का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा मास अलग ही अलग होगा, m1 m2 तो बोल दिया, लेकिन ये भी हो सकता है वो करे दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मास सबका सेम है तब भी और अलग है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर लिखा हमने प्लस और डैश 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 कर दिया और उसके बाद लिख दिया यहाँ पर हमने mn और vn, ये हो गया। अब पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम, चौथे का मोमेंटम, तो ये सबका टोटल कर दिया तो टोटल मोमेंटम आ गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ये जो टोटल मोमेंटम है ये किसके बराबर जगह, इसकी जगह लिख सकते हैं P1, मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये P2, इसकी जगह हमने लिख दिया P2, इसकी जगह लिख दिया हमने P3 और डैश डैश अप टू Pn, ऐसे कर दिया। बात समझ में आया? अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम dp होगा चेंज इन मोमेंटम। अब इतने मोमेंटम में कितनी देर में चेंज आया, तो कहा dt टाइम में चेंज आया। देखो t पे एरो नहीं लगाना है, जैसे p पे एरो लगाया, अब एक चीज ध्यान ना, ये सिर्फ एरो p पे लगा, d पे नहीं लगा है, p पे लगाना है सिर्फ, d पे नहीं लगाना, क्योंकि चेंज मोमेंटम में आ रहा है, d शो कर रहा है कि स्मॉल चेंज आ रहा है, और t टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उस पर ऐसा एरो नहीं लगने वाला, जैसे इधर एरो लगा ऐसा एरो नहीं लगेगा। तो dp ओवर dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हमें इसी लॉ को यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या करना है, प्रूव करना है। तो जब हमने इसको क्या कर, अब हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इस p की जगह पर ये p1 p2 ऐसा पूरी लाइन लिख दो, तो हमारा क्या होगा, लो p1 लिख दिया, ये p2 लिख दिया, ये p3 लिख दिया, डैश डैश डैश, और ये हमने pn लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आप ये समझें यहां पर,
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हमने लिख दिया इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम, हम कह रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो F कितना हो जाएगा हमारा? ये F हमारा हो जाएगा 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो F एक्सटर्नल फोर्स तो है तो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे इस F की जगह लिख देंगे 0 और लिख दिया d/dt P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 Pn। ठीक है, ये आ गया। अब इधर देखो d/dt का मतलब हम इन P1 प्लस P2 प्लस P3 इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। d/dt मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। देखो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। देखो हमने डिफरेंशिएशन अभी करा नहीं है, समझना बात को। हमने कंडीशन लगाई कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो F 0 हो गया। तो 0 हो गया तो हमने इस F की जगह 0 लिख दिया और ये इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला है कि अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आता है। अब ये ऐसा एक्सप्रेशन हो गया, हम क्या बोले d/dt इस सब का डिफरेंशिएशन करना है और वो आ गया 0। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 अप टू Pn, ये सब क्या हो गया? ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आया? तो ये प्रूव हो गया। न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने यूज करा, उसकी हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? ओके, नोट कर ले। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बना दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।